हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति मीना। आशा करती हूँ कि आप सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वायरस के बारे में कि वायरस का गुणन, प्रजनन और उनका आर्थिक महत्व क्या है हमारे जीवन में, ये आज हम देखेंगे। तो इसमें वायरस के ऊपर पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो अपन देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट है विषाणु या वायरस पर निबंध लिखिए। दूसरा है इसमें विषाणु के गुणन एवं प्रजनन का वर्णन कीजिए, इनके आर्थिक महत्व लिखिए। और इसमें तीसरा है जो टिप्पणी के रूप में भी पूछ सकते हैं, जैसे निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। विषाणु का आर्थिक महत्व, विषाणु में गुणन, विषाणु के नामकरण पद्धति। देखते हैं इसका आंसर किस प्रकार से है, हम किस प्रकार से इसको कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं को आंसर। विषाणु के प्रकार तथा नामकरण पद्धति देखते हैं। 1962 में सर्वप्रथम वैज्ञानिक आधार पर लोफ, हॉर्ने तथा टर्नियर ने विषाणुओं का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। 1962 में लोफ, हॉर्ने तथा टर्नियर तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर विषाणुओं का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इसे अंतर्राष्ट्रीय विषाणु नामकरण समिति द्वारा स्वीकार किया गया है। इसके अनुसार विषाणुओं का एक अलग संघ या फाइलम होगा जिसे वायरा के नाम से जिसे वायरा कहा गया है। इन वैज्ञानिकों के अनुसार जो विषाणुओं का वर्गीकरण किया गया है उसे अंतर्राष्ट्रीय नामकरण समिति है उसके द्वारा स्वीकार किया गया है। इस वर्गीकरण के अनुसार जो विषाणु है उसका एक अलग से संघ बनाया गया जिसे वायरा के नाम से जाना जाता है। इसमें वायरा के आनुवांशिक पदार्थों के आधार पर दो उपसंघों में बांटा गया। जो वायरा संघ है उसे अपने आनुवांशिक पदार्थों के आधार पर दो उपसंघों में बांटा गया है। पहला है डीऑक्सी वायरा या डीएनए वाले विषाणु। ऐसे विषाणु हैं जिनका आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, वो डीऑक्सी वायरा कहलाते हैं। राइबो वायरा या आरएनए वाले विषाणु, इसके अंतर्गत वो विषाणु आते हैं जिनका आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है, उसे राइबो वायरा कहते हैं। जो ये टॉपिक है इसको हम डिटेल से देखेंगे। जो ये टॉपिक है इसे अपन डिटेल से देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक है ऑक्सी वायरा। ये डीएनए वाले विषाणु ही 3 प्रकार के होते हैं। जो डीऑक्सी वायरा है इसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है और 3 प्रकार से विभक्त होता है। फर्स्ट है डीऑक्सी हेलिका। ये डीएनए कुंडलित विषाणु हैं। इनके गण कीटोवायरसा हैं जिसे बाह्य आवरण युक्त विषाणु आते हैं। जो डीऑक्सी हेलिका है उसमें जो डीएनए होता है वो कुंडलित होता है तथा इसमें कीटोवायरस गण आता है तथा इसके बाहर आवरण नहीं पाया जाता है। इसका सेकेंड है डीऑक्सी क्यूबिका। जो डीऑक्सी क्यूबिका है इसमें डीएनए युक्त घनाकार विषाणु पाते हैं। इसमें जो विषाणु होते हैं उनमें डीएनए घनाकार होता है। इनमें एक गण होता है जिसे हेप्लोवायटेल्स कहते हैं, जो बिना आवरण वाले घनाकार विषाणु है। दूसरा है प्लेप्लोवायरल्स है जो बाह्य आवरण युक्त घनाकार विषाणु है। इस जो डीऑक्सी क्यूबिका है, जो डीऑक्सी क्यूबिका है उसमें आने वाले विषाणु में डीएनए घनाकार होता है तथा इसका पहला गण है हेप्लोवायटेल्स जिसमें बिना आवरण वाले विषाणु आते हैं तथा दूसरा है इसका प्लेपोवायरल्स जिसमें बाह्य आवरण वाले विषाणु आते हैं। थर्ड है इसका डीऑक्सी बाइनेला। इसमें यूरोवायरस गण पाया जाता है जो बिना आवरण वाला विषाणु होता है। जो डीऑक्सी बाइनेला है इसमें एक ही गण होता है जिसे यूरोवायरस कहा जाता है। इसमें बिना आवरण वाले विषाणु पाए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है इसका राइबो वायरा। सेकेंड टॉपिक है इसका राइबो वायरा। इसमें 2 वर्ग हैं। राइबो हेलिका
ये कुंडलित आरएनए विषाणु हैं जो मुख्यतः दो गणों में बांटे जाते हैं। जो राइबोहेलिका है इसके अंदर कुंडलित आरएनए वाले विषाणु पाए जाते हैं। इनको पुनः दो गणों में बांटा गया है। फर्स्ट है इसका राइबोवायरल्स। फर्स्ट है इसका राइबोवायरस। ये छड़ के आकार के तथा बिना आवरण वाले विषाणु हैं। ये कठोर तथा लचीले आकार के होते हैं, जैसे रिजिडोवायरल्स तथा फ्लेक्सोवायरल्स। जो राइडोवायरल्स हैं, जो राइडोवायरल्स के अंदर ये छड़नुमा आकृति के विषाणु होते हैं। इनके चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता है। ये कठोर तथा लचीले आकार के हो सकते हैं। इसमें दो गण है, जैसे रेजिडोवायरल्स तथा फ्लेक्सोवायरल्स। इसमें अगला है राइडोवायरस। इसमें अगला है सिंगोवायरस। इसमें अगला है सिंगोवायरस। ये बाह्य आवरण वाले विषाणु हैं। इसके चारों ओर आवरण पाया जाता है। सेकेंड इसका राइबोक्यूबिका। ये आरएनए युक्त घनाकार विषाणु हैं जिनमें जिम्नोवायरस तथा टेंगोवायरस आते हैं। राइबोक्यूबिका है, इसमें जो विषाणु होते हैं उसके आरएनए घनाकार होते हैं तथा जिनमें जिम्नोवायरस तथा टिगोवायरस आते हैं। अगला पॉइंट है इसका विषाणुजनन या घूर्णन। विषाणुजनन या घूर्णन, रेप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन एंड वायरस। फर्स्ट देखते हैं इसके अंदर विषाणु अंतःकोशिकीय अविकल्पी परजीवी। जो विषाणु होते हैं वो अंतःकोशिकीय मतलब कोशिका के अंदर घूर्णन करने वाले, ये अल्प विकल्पी परजीवी होते हैं। अतः इसका घूर्णन तब भी होता है जब विषाणु शरीर अथवा अनुवांशिक पदार्थ कोशिका के अंदर पहुंच जाए। मतलब जो विषाणु है वो तब भी घूर्णन करेगा जब वो किसी प्लांट या एनिमल के शरीर में प्रवेश कर जाए तथा उसके साइटोप्लाज्म या केंद्र के अंदर उसके जो अनुवांशिक पदार्थ होता है, जो डीएनए या आरएनए होगा, उसके अंदर जाकर ही ये घूर्णन करते हैं। इसमें घूर्णन निम्नलिखित चरणों में होता है। फर्स्ट है इसका चिपकना। पोषी कोशिकाओं पर कुछ विशिष्ट प्रकार के ग्राही स्थान या रिसेप्टर साइट्स होते हैं जहां विषाणु चिपकता है। जो पोषी कोशिका जैसे प्लांट की कोशिका हो सकती है, इसमें एनिमल की कोशिका हो सकती है, इसमें उनके ऊपर एक विशिष्ट प्रकार के रिसेप्टर साइट होते हैं या ग्राही स्थान होते हैं, वहीं जाकर विषाणु चिपकता है। सेकेंड है इसका वेदन या पेंटेरिएशन। कुछ चरण में विषाणु का पोषी कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य प्रविष्ट होती हैं। जंतु कोशिका में विषाणु कोशिका झिल्ली द्वारा निगल लिए जाते हैं। यह विषाणु का आवरण कोशिका झिल्ली से संयुक्त हो जाता है तथा विषाणु कोशिका द्रव्य में पहुंच जाते हैं। वेदन, इसके अंदर या इस चरण में जो विषाणु होता है वो पोषी कोशिका या जिस प्लांट या एनिमल के अंदर उसने प्रवेश किया है वो उसकी जो सेल्स होती हैं उसके उनके अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है उसके अंदर प्रवेश करता है। जो जंतु कोशिका होती है उसमें विषाणु कोशिका झिल्ली द्वारा निगल लिया जाता है। जो जंतु कोशिका की जो झिल्ली होती है वो विषाणु को निगल जाती है। विषाणु का आवरण कोशिका झिल्ली से संयुक्त हो जाता है या फिर विषाणु का जो आवरण है वो पोषी कोशिका की झिल्ली से संयुक्त हो जाता है तथा विषाणु कोशिका द्रव्य में पहुंच जाते हैं। वो इस प्रकार कोशिका द्रव्य में पहुंचते हैं। अगला है इसका पादप कोशिका में यह पादप कोशिका में यह कोशिकाओं के भित्ति के चोटिल या फटने के फलस्वरूप अंदर प्रवेश करता है तथा झिल्ली को गोलता हुआ कोशिका द्रव्य में पहुंच जाता है। जो विषाणु होते हैं वो पादप के शरीर के ऊपर चोट लगने या वो किसी कारणवश फट जाते हैं तो उसमें वो विषाणु चिपक जाते हैं। फिर इसके अंदर वो प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने से पहले वो जो प्लांट की सेल्स होती हैं उनकी झिल्ली को गोलता है, फिर उसके बाद उनके कोशिका द्रव्य में पहुंचता है। जीवाणु बोझ या बैक्टीरिया फेस कोशिका पर चिपकने के पश्चात केवल अपना अनुवांशिक पदार्थ डीएनए कोशिका के अंदर प्रविष्ट कराता है। जो बैक्टीरिया होता है बैक्टीरियोफेज
उसके ऊपर बैक्टीरियोफेज होता है जो जीवाणु भोजी के ऊपर चिपकने से पहले चिपकता है या फिर चिपकने के बाद अपना आनुवंशिक पदार्थ उसके शरीर के अंदर छोड़ता है। वो पूरा उसके शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करता, सिर्फ उसका आनुवंशिक पदार्थ डीएनए को ही उसके अंदर प्रविष्ट कराता है। थर्ड है इसका कैप्सिड। कैप्सिड का आवरण। कोशिका के अंदर प्रवेश करने के पश्चात कैप्सिड आवरण हट जाता है तथा आनुवंशिक पदार्थ केंद्रक में प्रवेश कर जाता है बैक्टीरियोफेज को छोड़कर। कैप्सिड का आवरण, इसके अंदर सभी विषाणु होते हैं वो कोशिका के अंदर जाने के बाद अपना आवरण हटा देते हैं तथा उसके बाद अपने आनुवंशिक पदार्थ को कोशिका के केंद्रक में प्रवेश करा दिया जाता है। ये सभी विषाणु में होता है, केवल बैक्टीरियोफेज को छोड़कर। इसका फोर्थ है इसका आनुवंशिक पदार्थ का प्रतिलिपिकरण, प्रतिकृतिकरण या अनुवादीकरण मीन्स ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन एंड ट्रांसलेशन। देखते हैं कोशिका के अंदर डीएनए प्रवेश करने के बाद, जब कोशिका के अंदर डीएनए प्रवेश कर दिया विषाणु का, उसके बाद वह द्विधागी से एकल धागी में बदल जाता है। तब कुछ शुरुआती विषाणु जीन से प्रोटीन एवं एंजाइम बनते हैं। जैसे ही विषाणु का डीएनए या फिर आरएनए जो भी उसका आनुवंशिक पदार्थ है वो कोशी सेल के केंद्र में प्रवेश करने के बाद वो द्विधागी से एकल धागी में बदल जाता है। उसके बाद उनके कुछ शुरुआती जीन्स होते हैं वो प्रोटीन एवं एंजाइम का निर्माण करते हैं। इसके बाद है इसके पश्चात डीएनए एक बड़े स्तर पर प्रतिकृतिकरण एवं प्रतिलिपिकरण होता है। अब विषाणु जीनों से मैसेंजर आरएनए बनते हैं। अनुवादीकरण के पश्चात कैप्सिड प्रोटीन बनते हैं। कैप्सिड में आनुवंशिक पदार्थ एवं कैप्सिड बहुतायत में जमा हो जाते हैं। इसके पश्चात जब डीएनए के बड़े स्तर पर प्रतिकृतिकरण या प्रतिलिपिकरण होता है उसके बाद ही इसमें मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है तथा आनुवंशिक अनुवादीकरण होता है। जब डीएनए का अनुवादीकरण हो जाता है उसके पश्चात ही कोशिका सेल्स में कैप्सिड और प्रोटीन बनते हैं। कोशिका में जब अधिक डीएनए का अनुवादीकरण हो गया, आनुवंशिक पदार्थ बन गया, उसके साथ ही बहुत सी मात्रा में कैप्सिड का जमाव भी हो जाता है। आगे देखते हैं विषाणु संगठन। आगे देखते हैं विषाणु संगठन। वायरल असेंबली। आनुवंशिक पदार्थ तथा कैप्सिड संगठित होकर आनुवंशिक पदार्थ तथा कैप्सिड संगठित होकर सैकड़ों विषाणु कणों का निर्माण करते हैं। संगठन का कार्य कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। जब विषाणु का संगठन कोशिका सेल में इस प्रकार होता है कि जब आनुवंशिक पदार्थ बन जाता है कैप्सिड भी बन जाता है और उसके जब विषाणु के आनुवंशिक पदार्थ के चारों ओर कैप्सिड बनता है, उस बनने के बाद विषाणु के अन्य बहुत सारे कणों का निर्माण हो जाता है। फिर वो सब इकट्ठे होकर साइटोप्लाज्म में संपन्न होते हैं। ये सबका इनका संगठीकरण साइटोप्लाज्म में संपन्न होता है। अगला है इसका विषाणु विमुक्तीकरण। विषाणु कण तैयार होने के पश्चात पौधों में स्थानीय घावों में पड़े रहते हैं तथा अन्य कोशिकाओं की संक्रमित करते हैं। वे विषाणु जाइलम फ्लोएम के साथ रसारोहण के साथ पौधों के अन्य भागों में पहुंचकर संक्रमण फैलाते हैं। जब विषाणु का विमुक्तीकरण होता है ये विषाणु का कण बनकर तैयार हो जाता है। हाँ बस का पूरा विषाणु बन गया है, उसका आनुवंशिक पदार्थ भी पूरी तरह से बन गया है, कैप्सिड प्रोटीन सब बन गया। उसके बाद वो क्या करता है कि जो प्लांट के या पौधे के अंदर जो घाव बन जाते हैं, किसी भी कारण से उसके अंदर घाव बनते हैं, उसके ऊपर वो बैठ जाते हैं, चिपक जाते हैं, उनसे वहाँ पे पड़े रहते हैं कुछ दिनों के बाद। फिर वह धीरे धीरे अन्य कोशिका उसके आसपास की कोशिकाओं को संक्रमित करता है। धीरे धीरे वहाँ की कोशिका संक्रमित होने के बाद वो पौधे के जाइलम और फ्लोएम में पहुंचता है। उसमें होने वाले रसारोहण क्रिया के साथ वो पौधे के पूरे पौधे में फैल जाता है और पूरे पौधे को संक्रमित कर देता है। आगे देखते जीवाणु भोजी जीवाणु कोशिकाओं को भेद कर बाहर आते हैं। जो जीवाणु भेदी होते हैं, वायरस होते हैं, वो जीवाणु को फाड़ के उसको तोड़ के बाहर निकलते हैं। और जंतु विषाणु में कैप्सिड के ऊपर आवरण लेकर बाहर, जो जंतु विषाणु होते हैं वो अपने पोषी सेल से अपने चारों ओर आवरण बनाकर ही उसके बाद बाहर निकलते हैं।
थर्ड पॉइंट है इसका विषाणु के आर्थिक महत्व। विषाणु के आर्थिक महत्व। फर्स्ट है इसका हानिकारक गुण। विषाणु पौधे, जंतुओं एवं मनुष्यों में कई संक्रामक एवं छूत के रोग उत्पन्न करते हैं। पौधों में मुख्य रूप से पत्ती, मोजेक, तंबाकू, आलू, गेहूं, केले में तथा अनेक म्लायनी रोग उत्पन्न करते हैं। जानवरों में खुरपका, मुंह पका रोग, सुअर ज्वर, कुक्कुट, रानीखेत बीमारी आदि विषाणु से होते हैं। हानिकारक गुण है विषाणु का जो इस प्रकार है। पौधों में और जंतुओं में बहुत से हानिकारक बीमारियां उत्पन्न करते हैं जो छुआछूत भी हो सकती हैं। कुछ विषाणु पौधों में निम्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करते हैं। जो मोजेक टोबैको मोजेक वायरस होते हैं, जो मोजेइक वायरस होते हैं, वो तंबाकू, आलू, गेहूं, केले आदि पर इफेक्ट डालते हैं तथा अनेक म्लायनी रोग भी उत्पन्न करते हैं। जानवरों में भी विषाणु बहुत ही बीमारियां उत्पन्न करते हैं जो बहुत खतरनाक होती है, जैसे खुरपका, मुंह पका रोग, सुअर ज्वर, कुक्कुट, रानीखेत बीमारियां विषाणु से होती हैं जिससे इनकी मृत्यु तक हो सकती हैं। अगला है इसमें मनुष्यों में चेचक, खसरा, रेबीज, गुलसुआ, सामान्य जुकाम, पोलियो आदि विषाणु जनित हैं। मनुष्यों में भी जीवाणु बहुत ही खतरनाक बीमारियां उत्पन्न करते हैं जिससे मनुष्यों की कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है, जैसे कि चेचक, खसरा, रेबीज, गलसुआ, सामान्य जुकाम, पोलियो आदि विषाणु जनित रोग हैं। इसके लाभदायक गुण। बैक्टीरियोफेज जीवाणु जनित रोगों का नियंत्रण करने में मदद करते हैं, जैसे सेब का सिकर, पीटी का रोग, सेलेनेसी कुल के मानवी रोग आदि। जो विषाणु से होने वाली बीमारियां होती हैं पौधों में, उसको हम बैक्टीरियोफेज की मदद से रोक सकते हैं या फिर उसका कुछ समय तक नियंत्रण कर सकते हैं। सेकेंड है इसका मनुष्यों में फैलने वाले रोग जैसे दस्त, कोलेरा, प्लेग आदि की रोकथाम में बैक्टीरियोफेज मदद करता है। मनुष्य में भी बीमारियां होती हैं जो विषाणु से, उनको भी बैक्टीरियोफेज की सहायता से अपन कुछ समय के लिए नियंत्रित कर सकते हैं या फिर उसे रोका जा सकता है। थर्ड टॉपिक इसमें प्रदूषित जल में उपस्थित रोगजनक जीवाणुओं का भक्षण करके जीवाणु भोजी विषाणु जल को शुद्ध एवं स्वच्छ करते हैं। जीवाणु भोजी की मदद से जो प्रदूषित जल जिसमें बहुत सारे हानिकारक विषाणु उत्पन्न हैं उसको जीवाणु भोजी द्वारा खत्म करके उसको स्वच्छ कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि विषाणुओं का हमारे जीवन में कैसा इतना किसी महत्वपूर्ण तरीके से हमें मदद करते हैं या हेल्पफुल होते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। इस चैनल पे इस टॉपिक के या सभी यूनिट के नोट्स अवेलेबल हैं। आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।